हेलो फ्रेंड्स। तो अब जबकि हमने अपना एडवांस मैथ का सिलेबस अच्छे से देख लिया है, और अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं और आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, जिससे आपको हमारा जो एक सीक्वेंस है वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके। एंड अगेन, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, शायद वो आपके लिए हेल्पफुल हो। वो ये है कि आई हैव स्टैमरिंग इशू। मैं बहुत बार बात करते समय छोटे छोटे पॉजेस लेता हूँ। तो आप चाहें तो आप अपनी वीडियो की स्पीड को 1.25x या 1.5x पर लेकर आ सकते हैं, सो दैट आपका स्टडी में कोई इशू ना आए। ठीक है। तो ये मेरे तरफ से एक आपको एक सजेशन है। सो नाउ अभी हम बिना अपना समय वेस्ट किए टॉपिक पर आते हैं। सो हमारा सबसे पहला टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। ओके। सबसे फर्स्ट टॉपिक एंड सबसे इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि यहीं से आपकी एडवांस मैथ का आपका जो आपके एडवांस मैथ का जो आपके एडवांस मैथ का आधार मतलब बेसिक्स मतलब फाउंडेशन जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है। ओके। सो अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया, सो आगे आने वाले जितने भी चैप्टर से स्पेशली ज्योमेट्री के, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है। आइए, तो आपका लाइंस एंड एंगल्स का सबसे पहला टॉपिक आता है पॉइंट। आप सोचिए सर, ये पॉइंट से स्टार्ट करने वाला पॉइंट क्या होता है? आपको भी पता ही सर, पॉइंट तो सिंपल एक है, पॉइंट ही, और क्या है? नहीं। सोच के देखिए, अगर मैं पूछूं कि पॉइंट की मुझे डेफिनेशन दीजिए, तो आप क्या डेफिनेशन आपके दिमाग में आ सकती है? और सोचो, अगर मैं इसके ऊपर कोई एमसीक्यू आपको बना दूं, जैसे सोचिए व्हाट इज दिस, ये क्या है? बहुत आसानी से बता दूंगी। मैंने इसका सेंटर भी दे दिया और कहा कि रेडियस आर। तो आप सभी जानते हो कि सर ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है। वेरी नाइस। आ गया समझ में? ठीक है। अभी ये क्या बना दिया मैंने? सर ये भी तो सर्कल ही है, बस इसकी रेडियस थोड़ा छोटी हो गई है। मतलब यहाँ रेडियस इतनी थी, अब थोड़ा और छोटी हो गई। ठीक है भाई। अच्छा बताओ ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अ सर्कल, और इसकी रेडियस और छोटी हो गई है। तो सोचिए, अगर मैं रेडियस को छोटा करता जाऊं, और छोटा और छोटा और छोटा, फाइनली ऐसा ऐसा और ऐसा, एक टाइम पे जाके रेडियस क्या कर दी मैंने आपकी? एकदम जीरो कर दी। तो क्या हुआ? यही जो सर्कल था ये चेंज हो गया किसमें? पॉइंट में। सो व्हाट इज अ पॉइंट? पॉइंट भी एक तरीके का सर्कल है जिसकी रेडियस बहुत स्मॉल हो जाती है, इंडिफिनिटली स्मॉल, और उसी को हम बोल सकते हैं कि रेडियस अप्रोक्सीमेट कितनी हो गई आपकी? जीरो हो गई है, और इसे हम बोल देते हैं पॉइंट। मुझे लगता है कि अगर आपको मतलब एक इमेजिनेशन आनी चाहिए ताकि दिमाग में रहे कि हाँ ये आया कहाँ से, तो ये तो था हमारा पॉइंट। ठीक है। और पॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? इंग्लिश के अल्फाबेट से। फॉर एग्जांपल ये है हमारा पॉइंट ए, ऐसे हम बना सकते हैं पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अभी आते हैं सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड टॉपिक है हमारा लाइंस। अब आप कहोगे सर ये तो आता है, सबको पता है कि ये बना दी हमने अपनी, ये बना दी एक लाइन ए बी, सही है ना? ठीक है ना? अच्छा, ये आता है आपको लाइंस? चलो अभी देखते हैं। सोचिए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और मैंने क्वेश्चन में देखा अ लाइन ए बी इज ड्रॉन वेयर, और फिर मैंने क्वेश्चन में डॉट 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 कुछ भी लिख दिया। मैं एक अगला क्वेश्चन लिखूं, वहां मैं लिख दूं आ लाइन सेगमेंट ए बी इज डॉट डॉट डॉट। मैंने एक और क्वेश्चन लिखा आ रे ए बी इज ड्रॉन। सर क्या बात क्या हो रही है? देखो यहां वर्ड लिखा है लाइन, यहां वर्ड क्या लिखा है मैंने आपका? लाइन सेगमेंट।
यहाँ वर्ड क्या लिखा है, रे। क्या तीनों सेम है? देखिए लैंग्वेज का एक बहुत अच्छा रूल होता है कि कभी भी दो वर्ड अगर वो डिफरेंट है तो उनमें कुछ ना कुछ अलग बात होगी ही होगी, ठीक है ना। तो ये तीनों भी सेम तो है नहीं, इन तीनों में अंतर है। और यहीं पर आप ज्योमेट्री में बच्चों को इश्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत बार स्टेटमेंट आ जाता है एंड उस स्टेटमेंट से आपको बनाने पड़ते हैं, क्या बनाने पड़ते हैं आपको, क्या बनाने पड़ते हैं आपको, डायग्राम। फिर आपका क्वेश्चन होता है सॉल्व। तो अगर आपको, आप तभी डायग्राम सही सही आपका डायग्राम हो सकता है जब आपको एक एक वर्ड का मतलब अच्छे से हो पता हो, ठीक है। सो अभी हम इसे समझते हैं क्या होता है, व्हाट इज अ लाइन, व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट एंड व्हाट इज अ रे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके किससे, चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप लोग कॉपी में नोट्स भी अच्छे से ले सकें, ठीक है। सो व्हाट, हम इसको समझते हैं लाइन्स। तो इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। देयर आर 3 पार्ट ऑफ इट। सबसे पहला पार्ट है हमारा, क्या है हमारा, लाइन सेगमेंट। सेकेंड पार्ट है हमारा रे एंड थर्ड पार्ट है हमारा सिंपली लाइन। ओके, इसको समझिएगा। इसका मैंने जो आपका बनाया, इसका डायग्राम कुछ मैंने ऐसे बनाया कि एक पॉइंट ये है। सोचो इस पॉइंट पर एक इंसान था, इसने यहां से चलना स्टार्ट किया पॉइंट ए से, और पॉइंट ए से इसने स्टार्ट किया और ये पहुंचा पॉइंट बी तक। सो इसका मतलब पॉइंट ए हमारा क्या था, इसका पॉइंट ए था हमारा इसका इनिशियल पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। हो गया, समझ में आता है। व्हाट इज पॉइंट बी? पॉइंट बी क्या है? पॉइंट बी है हमारा फाइनल पॉइंट। समझ में आती है बात? या फिर आप कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट भी आपका एंडिंग पॉइंट। ओके, तो जहां पे ये जो आपका लाइन सेगमेंट वो होता है जहां पे आपके पास एक इनिशियल पॉइंट हो और एक एंडिंग पॉइंट हो, ठीक है ना, 2 पॉइंट के बीच में। अच्छा सर रे क्या है फिर? चलो, रे में भी मैंने कहा कि ये इंसान था एक, और इसने इस पॉइंट ए से स्टार्ट किया। स्टार्ट तो हो गया, लेकिन ये कहीं पर स्टॉप नहीं हुआ। ये इसने स्टार्ट किया, बस ये कहा कि अब तो मैं इन्फिनिटी तक, सीधे सीधे इन्फिनिटी तक जाएगा ये, मतलब मुझे इसका कहीं एंडिंग पॉइंट नहीं मिला। इनिशियल पॉइंट है, वी हैव दिस इनिशियल पॉइंट, हमारे पास इनिशियल पॉइंट है इसका, यस, लेकिन हमारे पास इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। वी डू नॉट हैव फाइनल पॉइंट। सो रे क्या होती है, इसी को हम कहते हैं रे, कि जिसका एक इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बट जिसका कोई अंतिम पॉइंट नहीं होता है। बात समझ में आती है? अच्छा, रे को अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो रे को हिंदी में बोलते हैं किरण, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा खंड, और लाइन को हम बोलते हैं हिंदी में रेखा। अभी आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा इमेज आ रही होगी कि सर इसमें इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट था, इसमें इनिशियल पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें ना इनिशियल पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है। इसे कहते हैं लाइन, कि ना हमें यहाँ का कुछ पता और ना हमें यहाँ का कुछ पता है। अच्छा, क्या इसका हमने कहीं और भी इस्तेमाल किया है? यस, किया है। याद करिए, जब आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं आपका, आप चैप्टर पढ़ते हैं आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आप बताते थे ना लाइन कि बीच में रहेगा 0, फिर 1 2 3 और ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और यहाँ क्या बना लेते हैं -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक, या ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ना यहाँ कोई एंडिंग पॉइंट ना यहाँ कोई एंडिंग पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे, लाइन। आई होप मैंने अपनी तरफ से आपको कोशिश की है कि आपको इसमें ना ही इनिशियल पॉइंट ना ही एंडिंग पॉइंट, ठीक है। आप देख सकते हो कि इनिशियल वाला पॉइंट भी नहीं होता है हमारे पास, और कोई इसका आपके पास फाइनल पॉइंट भी हमारे पास वी डू नॉट हैव। ओके, हमारे पास होता नहीं है। समझ में आती है बात? तो ये होते हैं आपके पॉइंट, समझा हमने, लाइंस को हमने वाला समझ लिया। अब हमारा तीसरा और अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगल्स। ओके, सो लेट मी इरेज इट। मैं इसे पहले इरेज कर देता हूं। चलिए,
नाउ अब हमारा स्टार्ट होगा एंगल्स की। एंगल क्या होता है और एंगल को आपको अच्छे से समझना है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होती है तो वीडियो को थोड़ा सा स्टार्टिंग से एक बार फिर से देखिए, एंड आई एम श्योर कि फिर आपको नहीं होगी। ठीक है। सो थर्ड टॉपिक आता है हमारा एंगल्स। क्या है हमारा? एंगल्स। अच्छा, एंगल क्या होते हैं? देखिए, एक ये मैंने बनाई रे। आपकी रे क्या है हमारा? आपको पता है कि रे वो होता है जिसमें इनिशियल पॉइंट होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो एक रे, एक पॉइंट ए लिया, पॉइंट ए से एक रे मैंने ये बनाई। लेट सपोज इस पर कोई पॉइंट, यहाँ पे कोई बी पॉइंट है, ठीक है, ऐसे अपने मन से मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो ये कोई अच्छा, ये पॉइंट भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। एंडिंग पॉइंट के लिए तो मैंने बता दी कि इन्फिनिटी तक जा रहा। तो ये मैंने बीच में कहीं इस पर एक पॉइंट लिया रे पर। देखिए ये होता है, अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये एक क्या है? आपकी रे है। अगर आपने नहीं सीखा होता तो आप नहीं आता आपको समझ। फिर आप सोचती है अच्छा ये भी कोई आपके लाइन ही है। सो इट इज नॉट अ लाइन। ओके, मैंने पॉइंट ए से एक रे और बना दी इस तरह। ये लीजिए, ये एक रे होगी। लेट सपोज यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया सी। तो एक रे आपकी ए बी है और एक रे आपकी ए सी है, और इन दोनों रेस के बीच में ये जो कुछ भी है इसी को हम बोलते हैं इसका एंगल। ये हमारा क्या है? इसका दिस इज अवर एंगल। ठीक है। मैथ में हम इसी एंगल को रिप्रेजेंट कर देते हैं थीटा से। तो ये हमारा जो सिंबल बना, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? दिस सिंबल इज कॉल्ड थीटा। और ये आप सभी लोगों को पता है। अगर आप एडवांस मैथ सीख रहे हैं तो मैं ये मानता हूँ कि आपको पता है कि हम एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा और समझ लेना। और ये एंगल क्या है? क्योंकि ये एंगल बी से शुरू हुआ और बीच में एंगल है ए, तो इसी एंगल का एक नाम हो सकता है एंगल बी ए सी। समझ में आती है बात? एंगल बी ए सी। इसी का एक दूसरा नाम हो सकता है एंगल सी ए बी। एंगल सी ए बी। और बहुत बार क्या कर देते हैं कि सिर्फ एंगल ए लिख देते हैं, बीच वाला एंगल, क्योंकि ये भी अपने आप में वही एंगल है। देखिए, एंगल बी नहीं है, एंगल सी नहीं, एंगल बीच में है ए। ठीक है। और इसी को हम बोल सकते हैं एंगल थीटा। यहां तक कहानी समझ में आती है ना? इसमें कोई आपको दिक्कत? तो ये हमारा एंगल हो गया। अब एंगल हमारा कितने तरीके का हो सकता है उसको समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस में वही आने वाले हैं। कैसे? देखो, वो सीधे एंगल नहीं आएंगे, आपका स्टेटमेंट आएगा कि एक एक्यूट एंगल है। अब आपको एक्यूट एंगल का मतलब ही नहीं पता, या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल है। सो अभी उसको समझते हैं। ठीक है। सो एंगल आपका कितने तरीके का हो सकता है? देखिए, सबसे पहला तरीका एंगल का हो गया आपका एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। और आई होप आप सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? न्यून कोण। ये वो एंगल होता है जिसमें ये जो थीटा है इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होती है बट 90 से स्मॉल होती है। मीन्स एंगल इज बिटवीन 0 एंड 90। जैसे मैंने ये आपका बना दिया, ये देखिए मैंने ये बना दिया आपको, ये लीजिए, ये आपका थीटा है। तो आप देख सकते हो कि थीटा 90 से छोटा है। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज आवर एक्यूट एंगल या न्यून कोण। चलिए और समझते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप होता है आपका राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। सबसे इंपॉर्टेंट, हिंदी में इसी को बोलते हैं समकोण। यह वो एंगल है जहां पे इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? 90 डिग्री। थीटा क्या है आपका? 90 डिग्री। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है कि एक रे थी आपकी एसी। क्या थी? एसी। ओके, सिंपल रे एसी। तो एक रे ये एसी है ये वाले, और एक रे ये है हमारी एबी। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? ये एक दूसरे के कितने हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। जैसे यहां समझिए, ये एक जा रही है रे, एक रे यहां जा रही है, तो ये एक दूसरे के एकदम आप देख सकते हो इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो अगर ये AC है और ये हमने क्या बना दिया? AB, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री।
तो इसी को हम ऐसी भी लिख सकते हैं कि ए बी जो है, ये जो हमारा ए बी है, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ज़्यादा अच्छा होगा अगर लिखने के हिसाब से हम ऐसा लिखें बी ए। क्या लिखें हम? बी ए, क्योंकि ए को हम बीच में लेकर आ रहे हैं। सो बी से शुरू हुआ ए और ए से सी, तो बी ए इज परपेंडिकुलर टू ए सी। इस परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में अगर कभी ऐसा लिखा आ जाए तो समझ जाइएगा थीटा क्या है आपका? 90 डिग्री। और इसी को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ओके, अभी आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा एंगल, जो हमारा तीसरा एंगल होता है ये होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है हमारा? दिस इज अवर ऑब्ट्यूज एंगल। इसी को हम बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं इसे? अधिक कोण। इसमें जो हमारा थीटा होता है ये 90 से ज्यादा होता है। थीटा इज मोर देन 90, लेकिन ये 180 से छोटा भी होता है, ये भी समझिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इससे ज्यादा होगा। थीटा इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। जैसे मैंने ये एंगल बना दिया, ये लीजिए, ये बना आपका ए सी, ठीक है ना, और बी जो है वो इस तरफ बना दिया ए बी। लो, तो अभी ये एंगल साफ साफ दिख रहा है कि ये 90 से ज़्यादा हो गया। सो इसको हम बोलते हैं आपका ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आ गई कहानी? इसमें कोई आपको डाउट? अभी एंगल फिनिश नहीं हुए, अभी एंगल और बचे हैं। सो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी में नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आइए, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, एक्यूट एंगल समझ लिया आपने। आई होप यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ रही है। थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, है ना। अब आता है हमारा फोर्थ टाइप ऑफ एंगल, जिससे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन एंगल। क्या बोलते हैं? या स्ट्रेट एंगल आप बोल सकते हो। इसी को हिंदी में बोलते हैं रेखीय कोण, या इसी के लिए एक और हिंदी वर्ड यूज होता है रेजु रेखीय कोण। ये आपको साफ साफ समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। कैसे? ये मैंने बनाया। यहाँ जो आपका ए से सी जा रहा था और यहाँ जो ए से बी है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री। सो अगर यहाँ मैं एंगल बोलूँ तो यहाँ एंगल क्या है आपका? बी ए सी, अगेन है वही, या इसको आप थीटा बोल दो। ये एंगल कितना आपका? 180। तो जब एंगल आपका 180 हो तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम बोलते हैं, सॉरी, स्ट्रेट एंगल। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल। अभी हम आते हैं पांचवें एंगल पे, और इस पर क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर कोई छोटा एग्जाम है आपका, एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, तो उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली दे सकते हैं। ये क्या है? फिफ्थ हमारा रिफ्लेक्स एंगल। क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसी को बोलते हैं हिंदी में प्रतिवर्ती कोण। अच्छा सर, ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? देखिए, समझिएगा। आपका प्रतिवर्ती कोण निकालने का सिंपल कंसेप्ट ये है कि आपको कोई भी एंगल दे रखा है। जैसे मैंने ये एंगल बना दिया एक्यूट एंगल, ठीक है ना। मैंने ये एक्यूट एंगल बनाया आपका ए, ये सी है, ये बी है। सो ये जो एंगल है ये आपका एक्यूट एंगल है। लेकिन क्या सिर्फ यही एंगल है? सोचिए, अगर मैं इसका उल्टा देखूं, मैं कहूं ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये एंगल भी तो आप सोचो तो बी ए सी ही तो है, ये भी बी ए सी ही है। तो इस एक्यूट एंगल का अपोजिट ये जो एंगल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। पॉइंट आता है समझ में? अच्छा सर, ये होगा कितना? मतलब कैसे निकालेंगे? सोच के देखिए। इसका सिंपल आप सोच के देखिए, ये पूरा एंगल कितना है? ये आधा एंगल कितना था आपका? 180। सो अगर ये नीचे का देखो तो ये भी क्या होगा? 180। सो ये टोटल एंगल क्या निकला? 360। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो सर्कल होता है, कंप्लीट सर्कल, दिस ऑलवेज मेड एंगल 360। ये हमेशा 360 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड करता है। और ये आपको बात समझ में भी आ रही होगी कि आपने स्ट्रेट लाइन खींची, ऊपर का एंगल नीचे का एंगल दोनों को ऐड कर दिया 360। आप चाहो तो स्ट्रेट लाइन मत खींचो, आप राइट एंगल के हिसाब से सोच सकते हो। ये बन गया आपका राइट एंगल, ये बन गया राइट एंगल, ये भी बन गया, ये भी बन गया राइट एंगल। तो 90 90 90 90 कितना हुआ? 360। ओके भाई, समझ में आती है यहाँ तक बात? वेरी नाइस।
अब सोचो, मैं आपसे कहूं कि ये आपका 60 है, तो ये कितना होगा, क्योंकि आपको देख रहा है सर इन दोनों का सम होना चाहिए 360, तो इसका मतलब ये 300 होना चाहिए, तभी इन दोनों का सम क्या होगा 360। समझ में आती है ना बात। तो अभी देखो, तो अभी आपको रिफ्लेक्स एंगल आ गया समझ में, कैसे देखिए, सोचिए ये एंगल आपका थीटा है, ये क्या है आपका थीटा। तो अगर इसका मुझे रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो, क्या निकालना हो, आई हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल, तो उसका सिंपल फार्मूला क्या होगा कि टोटल एंगल होता है 360, कितना 360, और 360 में से ये थीटा हटा दो, ये वाला एंगल हटा दो, सिंपल। सो हमारा क्या आ जाएगा, उसी एंगल का हमारा रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास आ जाएगा। एक क्वेश्चन देता हूं, चलिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। एग्जाम में इन्होंने कहा फाइंड रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी। आप सोचो सर ये क्या है, ठीक, इन्होंने क्वेश्चन में हमें एक इमेज भी दी थी, और वो इमेज कुछ ऐसी थी, इमेज थी ए बी और सी, और बी हमें दे दिया था 30 डिग्री, ठीक है ना। सो एंगल ए बी सी ऑलरेडी, अब आपको सर इन्होंने ए बी सी पूछा, इन्होंने ए बी सी नहीं पूछा, इन्होंने पूछा रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी। क्या पूछा इन्होंने पूछा है रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी। तो रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी निकालने का आपको कंसेप्ट अब अच्छे से आता है कि रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी क्या होगा, 360 माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा क्या है आपका 30 डिग्री। सो ये हो गया हमारा 330 डिग्री। पॉइंट क्लियर, आई होप ये आपको समझ में आ गया है व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एंगल। अभी थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल तक समझने के बाद, एंगल्स अभी खत्म नहीं हुए मेरे भाई, एंगल्स अभी और भी बचे हैं, उनको भी हमें समझना होगा, ठीक है। सो रिफ्लेक्स एंगल के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, दो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इन्हें हमें एक साथ देखना है। कौन से, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, और एक होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सोच कर दीजिए, दो एंगल है आपके पास, लेट सपोज एक एंगल है ए और एक एंगल है बी। तो अगर मैं कहूं कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो क्या होगा, और अगर मैं कहूं कि ये दोनों एंगल कैसे आपके सप्लीमेंट्री हैं, सो फिर उस केस में क्या होगा, ठीक है ना। अब बच्चों को पता रहता है कि किन्हीं दो में सम होता है 90 डिग्री, और किन्हीं दो में सम होता है 180 डिग्री, लेकिन बच्चों को ये समझ नहीं आता कि कहाँ सम 90 और कहाँ सम 180। और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं पे दिक्कत करता है कि बच्चों के दिमाग में एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन आ जाता है कि इसमें होता था सम 90 या इसमें होता था सम। तो उसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। इंग्लिश अल्फाबेट में पहले क्या आता है, सी आता है या एस आता है, पहले सी आता है फिर एस आता है। तो अगर मैं कहूं कि जहां पहले सी आए, जहां सी छोटा है, तो सी के साथ सम होगा 90, और एस सी के बाद आता है तो 90 के बाद आता है 180। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनमें उनका सम एंगल ए और एंगल बी का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब इसे आपको याद कर लेना है। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ये वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 होता है, 180 डिग्री, इन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। पॉइंट क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें नहीं ना। अच्छा नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में तो कभी कभी मुझे भी दिक्कत हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, और सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण। सो हिंदी मीडियम वाले ये समझ सकते हैं, पूरक कोण एंड समपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, एक और आपका लास्ट टाइप है, दिस इज एडजेसेंट एंगल। क्या लिखा है मैंने, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इसके लिए मैंने अपनी आम भाषा में, मुझे इसका हिंदी नहीं पता, वैसे पता है हिंदी से में इसे बोलते हैं आसन्न कोण। क्या बोलते हैं, आसन्न कोण।
बट मैं कहूँगा हिंदी ये आसानी से आपको समझ नहीं आने वाला, ठीक है, ये प्योर हिंदी हो गया। इसका आप मेरे भाषा में लिख लीजिए, अगल बगल वाले कोण, अगल बगल वाले कोण मतलब ऐसे एंगल जो जस्ट अगल बगल होते हैं, जैसे मेरे जस्ट साइड में एक पर्सन है और मेरे इस साइड में भी एक इंसान है, तो जो इस तरफ बैठा वो मेरे एडजेसेंट हो गया, कि मैं और ये एडजेसेंट है। जो इस तरफ बैठा वो मेरे एडजेसेंट हो गया। अच्छा सोचिए, मैं कहूँ कि ये पर्सन और ये पर्सन क्या ये एक दूसरे के एडजेसेंट हैं? मैं इनके बीच में बैठा हूँ तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं होंगे, ये आसन्न कोण नहीं है। इसको यहाँ समझिए एक डायग्राम के थ्रू। मैंने एक डायग्राम बना दिया, ठीक है, और मैंने इस एंगल के बीच में लेट सपोज दो एंगल और बना दिए, 1 और ये 2 और 3, ठीक है, समझ में आ गया। अब सोचो ये एंगल है आपका एंगल 1, ये एंगल है 2 और ये एंगल है 3, ठीक है। अब आप सोचो मैं कहूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 के बारे में बताओ, क्या एंगल 1 और एंगल 2 आपके एडजेसेंट एंगल हैं? आपने बोल दिया बिल्कुल सर हैं, क्योंकि ये अगल बगल हैं। बोलो हाँ या ना। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, एंगल 2 और एंगल 3 बताओ, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं? आपने कहा 2 और 3 भी अगल बगल हैं, तो ये भी एडजेसेंट मीन्स आसन्न कोण हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, मैंने कहा एंगल 1 और एंगल 3 क्या ये एडजेसेंट एंगल हैं? एंगल 1 यहाँ है, एंगल 3 यहाँ है, इनके बीच में एक एंगल और लेटी है एंगल 2, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। पॉइंट इज क्लियर। तो पहले हमने समझा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर हमने समझा सप्लीमेंट्री एंगल, एंड देन आया हमारा एडजेसेंट एंगल। ओके चलिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, अभी सिलेबस और बचा है, अभी लाइन्स एंड एंगल्स अभी तो शुरू हुआ है। और जैसे जैसे आपको ये बेसिक्स आ जाएंगे समझ में, और जहाँ हम इस पे क्वेश्चंस पे आएंगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को समझ पाओगे। तो बेसिक्स अपने दिमाग में लाने हैं कि एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज क्या है, फिर आपने पढ़ा स्ट्रेट लाइन एंगल, फिर आपने पढ़ा रिफ्लेक्स एंगल, देन आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और फिर आया आपका सप्लीमेंट्री। तो इस तरीके से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आपको सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। अभी एक अब धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका स्टैंडर्ड ऊपर जाता जाएगा, ठीक है। सो अभी जो अगला टाइप है, हाँ, ये हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये क्या हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जस्ट एक छोटा सा ब्रेक, मुझे काफी तेज वो लग रही, प्यासी लग रही है, तो मैं अभी आया पानी पीकर। ओके दोस्तों, क्योंकि लगातार 30 मिनट और उससे पहले भी तो बोलते बोलते एनर्जी तो लगती ही है। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मीन्स मैं नहीं बोलूँगा कि वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को मतलब सब्सक्राइब कीजिए, मैं नहीं बोल रहा, और मुझे ये बोलना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी मैंने समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, कोई भी आपको बात लगती है कि सर नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है। आप वीडियो को डिसलाइक कीजिए, या वीडियो को आप मतलब आपको अच्छा लगता है तो यू कैन लाइक इट, अच्छा नहीं लगता है सो यू कैन डिसलाइक इट, लेकिन अपना फीडबैक दीजिए ताकि मुझे आए समझ में कि हाँ मैं जो भी अभी टीच किया वो अच्छा है या नहीं है, आपको आ रहा है समझ में या फिर आपको नहीं आ रहा है समझ में। ओके डन, चलिए सुनाओ, वी कैन स्टार्ट। सो अभी अगला टॉपिक आता है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या होते हैं? देखिए लीनियर पेयर का मतलब ही होता है टू। पेयर का मतलब क्या है आपका? टू। तो दो एंगल्स का हमें पेयर बनाना है जो कि स्ट्रेट लाइन में रहते हैं। कैसे समझिए, देखिए एक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बोलो हाँ या ना। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपका पी क्यू है, ठीक है, ये क्या है? पी क्यू। अब इसके बीच में एक एंगल, एक यहाँ पे पॉइंट आर है और यहाँ से मैंने एक रे बना दी आर एस, ठीक है, इसमें कोई डाउट? तो सोचिए एक एंगल ये बन गया पी आर एस और एक एंगल बन गया ये,
अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या बोलते हैं कि अगर कभी कोई स्ट्रेट लाइन हो और उसमें दो एंगल्स आपके निकल कर आए, एक एंगल निकला मान लो एंगल 1, ये है हमारा एंगल 1, ये है हमारा एंगल 2, बोलो हाँ या ना, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2। तो आपको पता है, आपने अभी अभी स्ट्रेट लाइन एंगल देखा था कि पूरा जो स्ट्रेट लाइन होता है ये पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा एंगल होता है आपका 180 डिग्री। तो सोच कर देखिए, अगर ये पूरा एंगल आपका 180 है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 कितने होंगे, ये भी तो 182, ये भी तो आपका 180 के इक्वल होंगे। तो इनका सम, एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री। कोई डाउट? बस इसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लेकिन मुझे एक बात नहीं आई समझ में, पेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो एंगल हैं। सोच के देखिए, अगर यहाँ 3 एंगल हो जाते, मतलब अगर मैं कहता कि यही लाइन पी क्यू है और इस आर से मैंने 2 रे बना दी, एक रे यहाँ बना दी और एक रे यहाँ बना दी, तो खत्म कहानी। कोई डाउट इसमें? नहीं ना। अब सोचो, अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है ना, और ये एंगल 3 है, क्या तब इसमें कुछ चेंज आ गया? नहीं सर, पी क्यू अभी भी स्ट्रेट लाइन है। यहाँ लिख लीजिएगा, पी क्यू इज अ लाइन, पी क्यू इज अ लाइन, ये पॉइंट है। देन अगर पी क्यू एक आपकी स्ट्रेट लाइन है तो तब एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पर है, सीधे सीधे। और सेम ऐसे अब बताओ, ये भी तो पूरा बन गया ना आपका 180, बोलो हाँ या ना। तो इसमें भी 1, 2 और 3, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया बच्चों समझ में? इसमें कोई डाउट आपको? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और अगर ऐसे ही 3 के जगह 4 एंगल होते तो उनका भी सम 180 हो जाता, 5 होते उनका भी सम, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट लाइन में है, इफ इट इज इन स्ट्रेट लाइन, तो एंगल्स का सम 180 होगा। अच्छा, बहुत बार अभी तो ऐसे देख रहा है स्ट्रेट लाइन, सोचो मैं ऐसे बना दूँ स्ट्रेट लाइन, मैंने ऐसे बना दिया, मैंने कहा ये x है, ये y है, और ये एक्स वाई इज अ, मैंने लिखा एक्स वाई इज अ लाइन, ठीक है। और मैंने कह दिया आपसे एक्स वाई अगर एक कोई लाइन है और यहाँ पे इस तरीके से कोई पॉइंट ऐसे बना आपका जेड टी, लेट्स सपोज एक्स जेड टी, तो आपका एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। तो अभी भी क्योंकि एक्स वाई एक लाइन है, तो लाइन है इसका मतलब ये पूरा एंगल 180 होगा, बोलो हाँ या ना। कोई डाउट इसमें? तो इसका मतलब इनका, इसका और इसका, ये जो इन दोनों का अगर ऐड करेंगे, देन एक्स वाई इज अ लाइन, देन हम बोल सकते हैं कि एंगल एक्स जेड टी, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, एक्स जेड टी प्लस ये वाला एंगल क्या होगा हमारा वाई जेड टी, और इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। समझ में आया नहीं आया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, आई होप अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अभी हम इसको इरेज करते हैं, चलिए। और अब धीरे धीरे आप काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स को सीखते जा रहे हैं, धीरे धीरे आपके कंसेप्ट्स का लेवल अच्छा होता जाएगा, ठीक है। आइए, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, एंगल को लिखेंगे कॉस और बाइसेक्टर को लिखेंगे समद्विभाजक, समद्विभाजक। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। क्यों? एंगल है हमारा, कोई एक एंगल है और उस एंगल को कोई भी पर्सन या कोई भी स्ट्रेट लाइन, नॉट इंसान, कैसे स्ट्रेट लाइन है कोई, वो उसे क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट, बाई का मतलब होता है टू, सेक्ट मतलब होता है दो हिस्सों में बांटना या हिस्सों में बांटना। तो बाई का मतलब टू, तो दो इक्वल हिस्सों में बांटना। तो एंगल बाइसेक्टर उसको बोलते हैं जो एंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है। कैसे? समझिए, देखिए समझना। जैसे मेरे पास ये कोई एंगल है, मान लो ये मेरा एंगल है पी क्यू और ये आर, बोलो हाँ या ना। पी क्यू आर कोई एक एंगल है मेरा, ये लीजिए ये एंगल है। और इस पी क्यू आर में मैंने कहा कि ये क्यू से खींचा मैंने एक बाइसेक्टर। क्या खींचा मैंने? एक बाइसेक्टर, लेट्स सपोज क्यू टी, ठीक है ना। तो इस क्यू टी ने, अब क्यू टी सुन के सोचे हो ना क्यू टी, ठीक है। आइए, सो इस क्यू टी ने एंगल पी क्यू आर को दो इक्वल हिस्सों में बांट दिया।
तो QT हमारा यहाँ क्या होगा, इफ हम बोल सकते हैं कि इफ QT इज अ एंगल बाइसेक्टर, अगर QT हमारा इज एन एंगल बाइसेक्टर, अगर QT एंगल बाइसेक्टर है, देन ये जो हमारा एंगल होगा PQT, एंगल PQT इट विल इक्वल BB, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा RQT के। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। समझ में आता है, वेरी नाइस। अभी एक चीज और समझ लो, अगर आपने इतना समझ ही लिया है तो, कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, शॉर्ट में लिखते हैं मैंने AB, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या है हमारा, AB शॉर्ट में। वेरी नाइस, आप समझ जाओगे, इतना तो है ना, कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी है, तो आपको ये समझ में आ गया है। इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऐसे ही एक होता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। कोई डाउट इसमें, क्या होता है सर इंटरनल, अभी जो आपने ऊपर देखा उसी को हम इंटरनल कहते हैं। कैसे सर, देखो ये हमारा एक एंगल था, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। लेट सपोज वापस उसी को बना देते हैं PQR, और सर इसमें इसने ये अंदर से काटा, एंगल को अंदर से काटा, अंदर से, ठीक है। तो जब इसने एंगल को काटा QT ने, तो QT हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये दोनों हमारे एंगल आपस में इक्वल हो गए। सो QT यहाँ पे जो है ये क्या है, QT है हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इसने एंगल को दो हिस्सों में बांट दिया। मैं हिस्से नहीं दिख रहा, ये यही है, सेम क्या है आपके, एंगल PQT इक्वल टू एंगल RQT। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट इसमें नहीं। सर एक्सटर्नल क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा। देखिए मैंने वापस वही सेम एंगल बना दिया, आपने कहा ओके सर बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये बनाया मैंने कहा दिस इज P, सॉरी दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज अवर R, ठीक है ना, ओके। और ये इसका इंटरनल एंगल है, लेकिन अब हमें इसे बाइसेक्ट नहीं करना, हम क्या करेंगे, हमने इसी एंगल को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ये लीजिए। तो जब हमने इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो अच्छे से एक्सटेंड करते हैं सर, ये मैंने इसे पीछे एक्सटेंड किया, तो ये जो मेरा बाहर एंगल है इसको हम बोलते हैं इसका एक्सटर्नल एंगल। ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल एंगल। और इस एंगल को अगर मैं बाइसेक्ट करते हुए कोई रे बना दूं, मैंने कहा कि ये मेरी रे है और इसे मैंने नाम दिया QS। क्या नाम दिया, दिस इज अवर QS। समझ में आया। और इस QS ने क्या किया, इस एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये जो QS मेरा है ये होगा हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। क्या होगा ये हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। समझ में आई कहानी, नहीं ऐसे में, ये क्या होगा हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ओके। और लेट सपोज इसे भी कुछ नाम दे देते हैं, तो ये हमारा QS, लेट सपोज ये हमारा है, ये हमारा कुछ अच्छा नाम बताइए, क्योंकि देखो T में नहीं लूंगा चलिए इसे हमने नाम दे दिया आपका A ही दे दिया, लो ठीक है। तो हमारा एंगल क्या बना यहाँ पे, AQS इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल PQS के, एंगल PQS के, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट। बट अगेन ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये क्या था हमारा इंटरनल, इसने अंदर से एंगल को डिवाइड किया, इसने बाहर से एंगल को डिवाइड किया, कोई डाउट इसमें नहीं। चलिए अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने वाला हूँ। बेसिकली वो एक स्टेटमेंट है, लेकिन वो आपको याद होनी चाहिए, पेपर में उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो क्या है, वो इन्हीं दोनों पर बेस्ड है, इंटरनल और एंगल एक्सटर्नल। तो पहले तो इसे कॉपी कीजिए, मैं हट गया, आप वीडियो को पॉज कर इसे कॉपी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या है, व्हाट इज अवर थ्योरम। सो हमारी थ्योरम क्या है समझिएगा। चलिए हमारा थ्योरम है द एंगल, मतलब इन दोनों, एक हमारा था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक था हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम ये है कि इस इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है, इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। और ये आपको याद होना चाहिए, समझ पे आ रहा है बात।
अब मैं आपको बताता हूँ कि आया कैसे, बहुत आसान है। कैसे देखिए, तो पहले तो लिख लेना द एंगल बिटवीन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मतलब आंतरिक कोण समद्विभाजक, एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और क्या है आपका बाह्य कोण समद्विभाजक, विल बी एंगल बिटवीन दीज टू एंगल विल ऑलवेज बी, इनके बीच का एंगल हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा, मीन्स राइट एंगल, इनके बीच का एंगल हमेशा राइट एंगल होगा। कैसे समझिएगा, देखिए मानो मैंने ये बना दिया आपका, और ये है आपका पी क्यू आर, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलिए अब इसके बीच का एंगल, और इसको मैंने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो ये क्या है मेरा, दिस इज अवर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट इसमें नहीं ना। तो इस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ने क्या किया, इसने इन दोनों एंगल को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कोई डाउट इसमें नहीं ना। तो लेट सपोज सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सर एक्स हो जाएगा, इक्वल, ठीक है सर, कोई बात नहीं। चलिए अभी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात कहानी खत्म हो गई, चलिए अभी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की बात कर लेते हैं। सो ये है हमारा